हेलो पीपल, व्हाट्स अप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले 4 दिनों में दैट इज 6th, 7th, 8th का न्यूज़पेपर इज समहाउ अनअवेलेबल एंड 9th को क्या हुआ है। 8th का न्यूज़पेपर जैसे ही अवेलेबल हो जाता है वील कवर इट इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशन। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है। यहाँ पर इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व की है अपनी रूलिंग ओवर केजरीवाल का जो भी इशू चल रहा है, उनकी जो बेल प्ली डाली हुई थी उसके ऊपर रिजर्व किया है जजमेंट, मतलब अभी जजमेंट नहीं देने वाले हैं। यहाँ पूरी बात क्या हो रही है, यहाँ टॉप कोर्ट विच इज द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने डिसमिस किया है सीबीआई के क्लेम को, जो कि ये बोलता है कि ग्रांटिंग बेल टू द चीफ मिनिस्टर वुड डीमोरलाइज द दिल्ली हाई कोर्ट। उन्होंने ये बोला कि भाई अगर इनको बेल दे दी जाती है तो ये दिल्ली हाई कोर्ट को डीमोरलाइज कर देगा, तो उसको कंप्लीटली डिसमिस किया है। दूसरा, इस चीज में जो सिंघवी है उन्होंने क्वेश्चन किया है द नीड फॉर सीबीआई टू अरेस्ट द लीडर ऑन 26 जून व्हेन ही वाज ऑलरेडी इन कस्टडी, कि सीबीआई ने किस बेसिस पर चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल, उनको अरेस्ट किया जबकि वो ऑलरेडी कस्टडी में थे। ठीक है, और यहाँ पर रिप्लाई में देते हुए सीबीआई के काउंसिल ने कोर्ट को ये बोला है कि जो भी विटनेसेस थे जो आगे आए हैं हु हैव कम फॉरवर्ड, ये हॉस्टाइल हो जाएंगे अगर बेल दे दी जाती है तो यहाँ पे कुछ लॉजिकल बात फाइनली दिखाई दे रही है। सीबीआई का ये कहना है कि जो विटनेसेस हैं जो इनके अगेंस्ट गवाही देने वाले हैं वो हॉस्टाइल हो जाएंगे, मतलब हॉस्टाइल विटनेस मतलब आखिरी मिनट पे मुकर जाएंगे अपनी बात से, पीछे हट जाएंगे, एविडेंस ही नहीं बचेगा अगर इनको बेल दे दी जाती है तो, बिकॉज अपेरेंटली बाहर जाके ही कैन एक्सर्ट प्रेशर एंड फोर्स। तो यहाँ डिटेल में डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को रिजर्व किया है जजमेंट ऑन दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की जो बेल के लिए उन्होंने पिटिशन डाली थी, और उसी के साथ साथ जो सीबीआई ने अरेस्ट किया था उसको क्वॉश किया है। किस केस में, ये पूरा का पूरा एक्साइज पॉलिसी का केस था, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने श्रगिंग ऑफ द सेंट्रल एजेंसीज पिच दैट ही मस्ट फर्स्ट नॉक ऑन द डोर ऑफ द ट्रायल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है, सीबीआई का ये कहना था कि यार पहले ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी आए हैं वो भी सही है। टॉप कोर्ट रिमाइंडेड सीबीआई ऑफ अ कॉमेंट मेड इन अ रीसेंट जजमेंट ग्रांटिंग बेल टू मिस्टर केजरीवाल्स फॉर्मर डेप्यूटी मिस्टर मनीष सिसोदिया इन द सेम लिकर पॉलिसी केस। उन्होंने टॉप कोर्ट ने सीबीआई को रिमाइंड किया कि भाई हमने इनके केस में जो जजमेंट दिया था मनीष सिसोदिया को बेल देते टाइम, उसमें एक स्टेटमेंट दिया गया, उसको आप रेफर करें। इस जजमेंट में बेसिकली कोर्ट ने क्या किया था, कोर्ट ने कंक्लूड किया था दैट आस्किंग मिस्टर सिसोदिया टू गो बैक टू ट्रायल कोर्ट फॉर बेल वुड बी लाइक मेकिंग हिम प्ले अ गेम ऑफ स्नेक्स एंड लैडर्स। तो ये जो सीबीआई बोल रही थी कि पहले ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए, इसका रिप्लाई देते हुए मनीष सिसोदिया के केस को रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऑलरेडी हम उस केस में बोल चुके थे, वहां पे भी सेम क्वेश्चन उठाया गया था कि भाई पहले ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, तो हमने उस केस में ऑलरेडी रिप्लाई में कहा था कि इनको ट्रायल कोर्ट वापस भेजना वुड बी लाइक उनको बोलना कि भाई जाओ सांप सीढ़ी खेल के आओ, नीचे से ऊपर ऊपर करते करते खेल के आओ, तब जाके हम देंगे। ठीक है, इट हैड आफ्टर ऑल taken Mr. Sisodia 17 months and multiple trips up and down the court hierarchy to finally get bail। 17 महीने लगे और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कोर्ट में जाने के बाद उनको बेल मिल पाई थी। तो अब कोई पॉइंट नहीं है इतना टाइम वेस्ट करने में। यहाँ पे जस्टिस उज्जवल भुयन जो कि इस बेंच के पार्ट थे, जो इस पूरे डिसीजन को या इस केस को सुन रहे थे, headed by Justice Suryakant, clarified to the CBI that snakes and ladders remark on 9th जो जजमेंट मनीष सिसोदिया के केस में दिया था, allowing Mr. Sisodia bail was not meant as a charitable observation, कि भाई हमने यूं ही नहीं कह दिया था कि देखो देख लेना, ये actually it was a serious comment and that should be taken into consideration while reading the judgment as well. In fact, grounds like prolonged incarceration, no possibility of completion of trial in the near future and process becoming the punishment were cited as grounds for bail। उन्होंने बोला ये snakes and ladders वाला comment जो दिया था ना, उसको हल्के में मत लेना, और भी हमने पिछले वाले मनीष सिसोदिया के केस में और भी चीजें हमने बोली थी, जैसे कि अगर ऐसा लगता है कि प्रोसेस ही इतना लंबा चलेगा बेल मिल पाने का कि वो प्रोसेस इटसेल्फ विल अमाउंट टू पनिशमेंट, हो सकता है कि भाई जो पनिशमेंट मिलता उसमें इतने महीने की जेल ना मिलती, लेकिन क्योंकि उस प्रोसेस तक पहुंचने में ही इंसान 17 महीने बिता चुका है जेल में, उस केस में हम वापस ट्रायल कोर्ट में नहीं भेजेंगे, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आए हैं तो वी विल हियर द केस। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, जस्ट
गिव मी अ सेकेंड। रिमोट दोगे एसी का? एसी का रिमोट दे दो। Guys, just give me 1 second, okay? नेक्स्ट यहाँ पे मोदी जी की बात हो रही है। सो मोदी जी सीक्स टू स्क्रिप्ट सिंगापुर लाइक सक्सेस स्टोरीज एज इंडिया इंक्स एमओयू। यहाँ क्या बात हो रही है आइए जानते हैं। उनका बेसिकली ड्रीम है, विजन है ये कि जैसे सिंगापुर में सक्सेस स्टोरीज निकल कर आई हैं वैसे ही हम इंडिया में भी लाना चाहते हैं और उसी के चलते एमओयू साइन हुआ है। सिंगापुर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पूरे टाइम वेस्टर्न कंट्रीज पे ध्यान रहता था, पूरे दुनिया का ही ध्यान रहता है। इंडिया ने नई पॉलिसी निकाली है कि भैया पहले हम बोलते थे लुक ईस्ट, कि ईस्ट के तरफ भी ध्यान दो, हमारे तरफ एशियन कंट्रीज के तरफ भी ध्यान हमें देना चाहिए और धीरे धीरे लुक ईस्ट पॉलिसी वो एक्ट ईस्ट बन चुकी है पॉलिसी। एंड इंडिया विशेस टू क्रिएट मेनी सिंगापुर लाइक सक्सेस स्टोरीज इन इट्स टेरिटरी, ऐसा प्राइम मिनिस्टर का कहना था। अपार्ट फ्रॉम मीटिंग हिज सिंगापुरियन काउंटरपार्ट, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर से वो मिलकर आए थे मिस्टर लॉरेंस वोंग। उन्होंने साथ साथ में काफी सारे एमओयूज भी साइन किए, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एमओयू है जो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर साइन किया गया है, जिसमें कि जो सप्लाई चेन है ऑफ रेजिलियंस फॉर सेमीकंडक्टर्स इसके ऊपर बातचीत होगी। ही ऑल्सो अनाउंस दैट द फर्स्ट थिरुवल्लुर कल्चर सेंटर ऑफ इंडिया, ये बेसिकली पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो, इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर एक तमिलियन पोएट एंड फिलोसोफर हैं, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये भी सिंगापुर में बहुत ही जल्द खुलने वाला है जहां पे कल्चरल एक्सचेंज होगा। सिंगापुर इज नॉट जस्ट अ पार्टनर कंट्री फॉर इंडिया, सिंगापुर इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल डेवलपिंग कंट्रीज, ऐसा मोदी जी का कहना था। वी वांट टू क्रिएट मेनी सिंगापुर्स इन इंडिया, हम चाहते हैं कि भाई सिंगापुर बीइंग एन एशियन कंट्री, हम चाहते हैं इंडिया में बहुत सारे ऐसे सिंगापुर्स क्रिएट हो। सिंगापुर इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड कनेक्टर्स बोथ। उनका ये कहना है कि भाई डेमोक्रेसी और बहुत सारे वैल्यूज हम एज अ कंट्री शेयर करते हैं, तो अल्टीमेटली वी एस्पायर टू बिकम लाइक सिंगापुर। अच्छा, ये सब क्यों बातचीत हो रही है? ये बेसिकली इसलिए बातचीत हो रही है क्योंकि हाल ही में मोदी जी सिंगापुर विजिट करके आए थे। अब अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यहाँ किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है? आपके एग्जामिनर को दिखा कि भाई इंडिया और सिंगापुर के रिलेशंस हैं, कुछ बातचीत भी हुई है, इंपॉर्टेंट भी कंसिडर किया है सिंगापुर को। आपका एग्जामिनर इससे हो सकता है स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, आपसे पूछ ले हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, यू शुड नो। कैपिटल ऑफ सिंगापुर, यू शुड नो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम इतना डीप में जाके कहां से पूछते हैं, ये करंट अफेयर से ही स्टैटिक निकल कर आता है, तो हम साथ साथ में करंट और स्टैटिक करते हुए चलेंगे। ओके, नेक्स्ट भाई गवर्नमेंट अडॉप्ट करने वाली है फाइनली रिकमेंडेशंस जो भी दिए गए हैं बाय द कमिटी असम के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो असम की गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है फाइनली कि जो भी रिकमेंडेशंस दी गए हैं बाय एक पैनल अपॉइंट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपॉइंट किया था, उन्होंने काफी सारे रिकमेंडेशन दिए हैं और उन्होंने ये बोला है कि जो क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड है उसको अप्लाई करें। इस रिकमेंडेशन को मानने के लिए जो असम की गवर्नमेंट है वो तैयार हो गई है। ये अकॉर्ड कब साइन हुआ था? आप देखो, स्टैटिक के बारे में बात हो रही है। ये असम अकॉर्ड साइन हुआ था अगस्त 1985 में। क्यों? टू मार्क द एंड ऑफ वायलेंट 6 ईयर एजिटेशन टू इजेक्ट इलीगल फॉरेनर्स। 6 साल तक बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा वायलेंस चला था आसाम में। फाइनली 1985 में ये आसाम अकॉर्ड गवर्नमेंट और उनके बीच में साइन हुआ था, जिसमें जो भी ये इलीगल फॉरेनर्स स्टेट में रह रहे थे उनको स्टेट से बाहर निकाला जाएगा, ये चीज आसाम अकॉर्ड में बोली गई थी। मोस्ट ऑफ द क्लॉजेस ऑफ दिस अकॉर्ड वर इम्प्लीमेंटेड बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट। इम्प्लीमेंटेड बहुत सारे क्लॉजेस जो इस अकॉर्ड में थे, एक अग्रीमेंट था, वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, लेकिन सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो थी वो क्लॉज 6 से दूर ही रहती थी। ठीक है,
जो कि गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स टू असमीज पीपल। क्लॉज 6 बोलता था कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, लॉ के जरिए, लेजिस्लेटिव तरीके से और एडमिनिस्ट्रेटिव के थ्रू, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज है जैसे पुलिस वगैरह, उनके थ्रू हम हर चीज करेंगे असम के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस क्लॉज 6 को इंप्लीमेंट करने से गवर्नमेंट जनरली कतराती थी। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने ये बोला था जो फाइनली कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसके बाद, कि जो कमिटी, जो पैनल जो बनाया गया था हेडेड बाय जस्टिस बिप्लब शर्मा वुड बी इम्प्लीमेंटेड। इन्होंने जो भी रिकमेंडेशन दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन उन्होंने क्या दिया था कि भाई असम अकॉर्ड का जो ये क्लॉज 6 है, सबसे पहले तो इसको इंप्लीमेंट करो, इससे आधे से ज्यादा लड़ाइयां, प्रोटेस्ट, वायलेशन एंड वायलेंस इससे ही रुक जाएंगे। ऑन थर्सडे द ऑपोजिशन कांग्रेस एंड तृणमूल कांग्रेस ऑन थर्सडे सेड दैट चीफ मिनिस्टर वाज मिसगाइडिंग द पीपल ऑफ असम ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द क्लॉज। उनका ये कहना था, जो ऑपोजिशन पार्टी है असम में, उनका ये कहना था कि भाई चीफ मिनिस्टर साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं वो, कंटेंडिंग दैट इट फेल अंडर सेंटर्स ज्यूरिसडिक्शन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन ओनली सेंड प्रपोजल्स। वो बोल रहे हैं कि भाई इन लोगों को, स्टेट के जो लोग हैं उनको मिसलीड किया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास तो कोई अथॉरिटी ही नहीं है कि वो इसको इंप्लीमेंट कर पाए। स्टेट गवर्नमेंट खाली प्रपोजल भेज सकती है, अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में डिसीजन है कि वो इस क्लॉज को इंप्लीमेंट करने वाले हैं या करना चाहते हैं या नहीं। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, यहाँ पे कॉफी टेबल बुक ट्रेसिंग इसरोस अचीवमेंट हैज बीन लॉन्च्ड। इंपॉर्टेंट क्या है इस बुक का नाम? तो इसरो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके चेयरमैन कौन है? मिस्टर एस सोमनाथ। उन्होंने एक कॉफी टेबल बुक, बेसिकली जनरल कैजुअल रीडिंग के लिए कॉफी टेबल बुक रिलीज की है, जिसका नाम है इसरो एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स टू द मून, द सन एंड बियॉन्ड। तो बुक का नाम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है इसरो के चेयरमैन कौन है। ठीक है, ये दोनों करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो गया, स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा, बुक को क्यूरेट किसने किया है, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी किसने की है? ये इट हैज बीन क्यूरेटेड बाय टी.एस. सुब्रमण्यम, जो एडिटर रह चुके हैं फ्रंटलाइन के। डॉक्यूमेंट्स द अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया एज स्पेस फेयरिंग नेशन इन डिटेल, जो एकदम इसरो के शुरुआत के दिन थे 1960 से लेकर अभी फाइनली चंद्रयान 1, 2, 3 एंड आदित्य L1 मिशन तक इसरो के जो भी अचीवमेंट्स रह चुके हैं वो सब इस बुक में बाकायदा पिक्चर्स के साथ हैव बीन प्रेजेंटेड। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, हेमा पैनल अपन पिछली क्लासेस में काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऊपर फाइनली बात हो रही है कि केरला हाई कोर्ट ने थर्सडे को एक अलग से स्पेशल बेंच बनाई है, जिसमें जस्टिस ए के जयशंकरन नाम्बियार एंड जस्टिस C.S. सुधा सारी की सारी PILs सुनने वाले हैं, जो जस्टिस जो हेमा पैनल की रिपोर्ट में सारी चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ था। अच्छा, हेमा पैनल बनाया क्यों था? ये बेसिकली केरला के फिल्म इंडस्ट्री में जो रैम्पेंट सेक्सुअल अब्यूज एंड हैरेसमेंट चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने काफी रिसर्च की, डेप्थ में जानने की कोशिश की कि ये एक्चुअली में हो रहा है या सिर्फ हवाबाजी है, एंड दे रियलाइज कि दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। फाइनली इन सारी PILs को सुनने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे हो रहा है कि नाउ इट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट कि इसको सॉल्व किया जाए, इसको सुनने के लिए केरला के हाई कोर्ट ने एक अलग से स्पेशल बेंच बनाई है। ओके, coming on to the next important news. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पैक का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। यहाँ बेसिकली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है
इसको हेड कर रहे हैं सीनियर कांग्रेस लीडर एंड लोकसभा के जो मेंबर है, एमपी हैं, केसी वेणुगोपाल। इन्होंने बोला है कि भाई सारे के सारे जितनी भी पब्लिक रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इन सब का हम रिव्यू करने वाले हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू, कि भाई किस तरीके से परफॉर्म कर रही है ये। एंड दे आर गोइंग टू होल्ड अ परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। बहुत सारी इस तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज हैं जिनको पार्लियामेंट के एक्ट्स ने स्टैब्लिश किया है, उनका परफॉर्मेंस इतने सालों से कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, सही तरीके से पब्लिक सर्विस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर पूरा का पूरा असेसमेंट होने वाला है। इसके बाद ऑडिट भी होगा किन किन चीजों का, फीस, टैरिफ, जो यूजर चार्जेस है लोगों पर लगाए जाते हैं एंड सो ऑन, जो पब्लिक के ऊपर लगाए जाते हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाए जाते हैं जैसे कि एयरपोर्ट्स, इनका भी ऑडिट होगा कि भाई पैसे कितने आते हैं, होता क्या है, कहां कहां लगते हैं, ऑल दोस थिंग्स। पैक इज रिस्पॉन्सिबल, पैक क्या होती है, बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द लोकसभा बुलेटिन dated September the 2nd. The PAC has picked 160 subjects for deliberations during its tenure. तो इन 160 सब्जेक्ट्स के ऊपर बाकायदा रिसर्च की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी एंड रिपोर्ट्स विल बी रिलीज्ड। अच्छा, यहाँ पे वक्फ बिल के बारे में बात हो रही है। जॉइंट पैनल ऑन वक्फ बिल गेट्स 8 लाख पिटिशंस फ्रॉम पब्लिक एंड इंस्टीट्यूशंस। पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी जो है, जो फाइनली एग्जामिन कर रही है वक्फ अमेंडमेंट बिल, वो अभी तक उनके पास 8 लाख पिटिशंस पहुंच चुकी हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस एंड द पब्लिक अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस। The panel had its third meeting on Thursday, during which officials from 3 ministries, Urban Affairs, Road and Transport, gave presentation on the implication of the legislation। ये जो नया लॉ बनने का ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पूरी बातचीत क्या हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स जो है उन्होंने सपोर्ट किया है कि ये अमेंडमेंट चेंजेस लाने चाहिए। किस ग्राउंड पर, कि ये फाइनली कम कर देगा लिटिगेशन, जो बहुत सारे केसेस होते हैं उनको कम कर देगा। दे आर्ग्यूड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड पेड कॉम्पनसेशन व्हाइल एक्वायरिंग 341 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड फॉर द न्यू कैपिटल। ठीक है, बट बिटवीन 1970 एंड 1977 वक्फ बोर्ड जो था, उन्होंने 138 प्रॉपर्टीज जो है न्यू दिल्ली रीजन में, उनके ऊपर क्लेम किया एंड विच हैड लेड टू प्रोलॉन्ग लीगल बैटल्स। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खरीदा था, वक्फ बोर्ड ने 1970s और 77 के बीच में उसको क्लेम किया, जिसके वजह से बहुत ज्यादा लीगल बैटल चलते आ रहे हैं। This was contested by the members. The ministry is unwilling and unable to understand that a random property cannot be notified as वक्फ। ये बोला जा रहा है बोल के कि भाई मिनिस्ट्री को सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही, कोई भी रैंडम प्रॉपर्टी को उठा के ये नहीं बोल सकते कि दिस इज वक्फ। There must be demonstrable and comprehensive evidence जो ये शो करता है कि पर्टिकुलर जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो वक्फ बोर्ड को बिलोंग करते हैं। If a property is incorrectly notified as वक्फ, then the wronged party has every opportunity to challenge it। ऐसा बोलना है कि भैया अगर गलत प्रॉपर्टी किसी के, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, उसको नोटिफाई कर दिया है कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू वक्फ, उस केस में जो भी ऑपोजिट पार्टी है जिनका एक्चुअली में क्लेम है उस लैंड के ऊपर, उनका पूरा अधिकार है कि उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री क्या कर रही है, मिनिस्ट्री इज अटेम्प्टिंग टू कन्वे दैट नो क्वेश्चंस मस्ट बी आस्क्ड। ये जो अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं ना, मिनिस्ट्री उस अमेंडमेंट के थ्रू क्या कर रही है, वो ये करना चाह रही है कि अगर बाय चांस ऐसा होता है कि कोई ऑपोजिट पार्टी है जिनके हिसाब से उनका क्लेम है उस जमीन के ऊपर, वो क्वेश्चन, सवाल भी नहीं पूछ सकते, चैलेंज भी नहीं कर सकते अगर वक्फ बोर्ड ने नोटिफाई कर दिया है कि भैया ये प्रॉपर्टी हमारी है। इफ अ क्लेम इज मेड दैट अ प्रॉपर्टी इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, देन ऑल क्लेम्स मस्ट सीज। ऐसा बोल रहा है कि अगर कोई क्लेम आ गया है कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो उसके अगेंस्ट सारे के सारे क्लेम रद्द है, उनको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। इस बात के ऊपर 8 लाख से भी ज्यादा पिटिशन फ्रॉम पब्लिक आ चुके हैं। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। ये मोस्टली सारी पॉलिटिकल न्यूज है, जैसे कि आई हैव टोल्ड यू, पॉलिटिकल न्यूज आपको खासतौर पे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती, कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल। अच्छा, पॉलिटिकल न्यूज का मतलब ये नहीं कि चीफ मिनिस्टर कोई नए बने हैं, गवर्नर कोई नए बने हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स जैसे कि अभी हाल ही में बहुत सारे नए बने हैं, उनका नाम आपको ना याद रहे, दे आर फैक्ट्स। जब मैं पॉलिटिकल न्यूज की बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही होती हूँ कंट्रोवर्शियल न्यूज की, उनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ काफी ज्यादा बात हो रही थी अपराजिता बिल के ऊपर, उसको बोला जा रहा था इट इज जस्ट अ पॉलिटिकल गिमिक। तो वेस्ट बंगाल गवर्नर सीवी आनंदा बोस ने थर्सडे को ये बोला है कि एक टेक्निकल रिपोर्ट मांगी है ऑन अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024, और उसको ऐसा बोला है कि भाई ये सिर्फ बेसिकली सर्कस है, पॉलिटिकल गिमिक है ये। ऑब्जर्विंग दैट सिमिलर बिल्स बाय अदर स्टेट्स वर पेंडिंग विद द प्रेसिडेंट, कि ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे बिल दूसरे स्टेट्स के जो है वो प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग है। मिस्टर बोस का ये भी कहना था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी ड्यूटी है, दे आर ड्यूटी बाउंड टू सेंड अ टेक्निकल रिपोर्ट बिफोर अ डिसीजन इज टेकन ऑन गिवन असेंट टू द बिल, और इसी टेक्निकल रिपोर्ट को रिपोर्ट की उन्होंने मांग की है। Coming on to the next important news. अच्छा, अब डिस्कस करते हैं कि भाई 7th को क्या क्या हुआ है। यहाँ पे मणिपुर के एक्स चीफ मिनिस्टर के घर पे रॉकेट अटैक हुआ था, जिसमें एक पर्सन हैज डाइड एंड 5 others हैव बीन इंजर्ड। बहुत बड़ी न्यूज, काफी पूरे दिन तक न्यूज में चला था ये। 70-year-old man was killed and 5 persons were injured when a rocket fell on the house of late जो चीफ मिनिस्टर रह चुके थे मेम्ब्रम कोइरांग सिंह, मणिपुर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट फ्राइडे को। लोकल लोगों का ये कहना था कि ये मिसाइल लाइक ऑब्जेक्ट विद अ स्मोक टेल आर्ट इन ऑन द हाउस फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स बियॉन्ड द सेंड्रा रोड। मतलब लोकल्स ने बोला ये हिल्स के पीछे से आया और आके बिल्कुल सीध लगा के उनके घर में घुसा, घर में फूटा है बेसिकली। ये जो बिष्णुपुर है इज इन द मीती कम्युनिटी, जो मीती और जो इनके बीच में पूरा लड़ाई चल रही है ना, इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक खबर भी है। ये उनके कम्युनिटी के मेजॉरिटी जो इम्फाल वैली वहां पे मीती कम्युनिटी रहती है उस एरिया में आता है, ठीक है। कुकी एंड जो कम्युनिटी, इनके बीच में जो पूरा का पूरा लड़ाई चल रही है। मणिपुर में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो एक कम्युनिटी है वो वैली में रहती है, एक कम्युनिटी हिल्स में रहती है, दोनों एक दूसरे के रिजर्वेशन के अगेंस्ट है। एक कम्युनिटी ऐसा बोल रही है, जो हिल्स वाले हैं वो बोल रहे हैं वैली वालों को भाई रिजर्वेशन क्यों दोगे तुम, ऑलरेडी वो वैली में रहते हैं, वहां से स्कूल हॉस्पिटल कॉलेजेस ये सब बहुत आसानी से एक्सेसिबल है। वहीं जो वैली वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई जो हिल वाले ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटी है, ये ऑलरेडी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन्हीं की है, फिर उसके बाद भी इनको रिजर्वेशन दे रखा है। तो इसके ऊपर काफी टाइम से 1 साल से ज्यादा हो चुका है, इसके ऊपर अंदर ही अंदर स्टेट में कम्युनिटीज के बीच में एक तरीके का वॉर चल रहा है, और उसी के चलते ये सारे इस टाइप के अटैक्स होते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने अगेन लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो अलग अलग कंट्रीज से बात कर रहे हैं, और यहाँ फाइनली जेलेंस्की ने बोला है, अप्रूवल मांगा है यूएस का टू स्ट्राइक डीपर इनसाइड रशिया, कि भाई क्या हम रशिया में और अंदर जाके बम फोड़ लें। तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की उन्होंने दे हैव प्रेस्ड फॉर मोर वेपन सपोर्ट। अब भाई खुद के पास पैसे वेपन्स बचे नहीं है तो यूएस इसलिए परमिशन ले रहे हैं क्योंकि यूएस ही उनको वेपन्स भी देगा। यूएस मिलिट्री लीडर्स एंड मोर देन 50 पार्टनर नेशंस ऑफ यूक्रेन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप एट रामस्टीन एयरबेस इन जर्मनी। उन्होंने ये बोला है कि भाई उसी के साथ साथ बाय द वे वॉशिंगटन ने अनाउंस किया है कि अनदर $250 मिलियन की सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा कीव को। कीव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, तो ये सिक्योरिटी असिस्टेंस वही वेपन्स प्रोवाइड करेगा एक तरीके से। यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, उनका ये कहना था कि मीटिंग वाज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग अ डायनामिक मूवमेंट इन यूक्रेन्स फाइट अगेंस्ट रशिया एज इट कंडक्ट्स इट्स फर्स्ट ऑफेंसिव ऑपरेशंस ऑफ द वॉर व्हाइल फेसिंग अ सिग्निफिकेंट थ्रेट फ्रॉम रशियन फोर्सेस नियर अ की हब इन द डॉनबास एरिया। तो उनका ये कहना है कि भाई अब कुछ ना कुछ तो कंट्री को करना ही पड़ेगा, और यूक्रेन जैसी छोटी सी कंट्री भी है तो अपने आप को प्रोटेक्ट के लिए कुछ तो करेंगे ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात आ रही है पीस और पुतिन। बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वी नीड टू मेक रशियन सिटीज एंड इवन रशियन सोल्जर्स थिंक अबाउट व्हाट दे नीड।
अब ये बोल रहे हैं कि भाई जो रशिया के सोल्जर्स ही हैं और वहां के लोग हैं उनको ही हमको बताना पड़ेगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अस टू बेसिकली सीज दिस कंटिन्यूअस वॉर। तो दैट्स व्हाई दे हैव सेड कि लोगों को अब खुद ही चूज करना है, इट्स ईदर पीस और इट कुड बी पुतिन, बोथ कैन नॉट को एग्जिस्ट। ठीक है, सो फार द सरप्राइज असॉल्ट इनसाइड। अच्छा, ये जो रशियन टेरिटरी के अंदर असॉल्ट या सरप्राइज अटैक करने की बात कर रहे हैं, बैक ऑफिस में बैठ के लिखता है। हाँ अरे पैक करके वहीं आऊंगी। तो यहाँ जो ये अटैक की बात हो रही है, ये रशिया के अंदर के टेरिटरी में घुस के अटैक की बात हो रही है। ठीक है, जो पहले यूक्रेन करता नहीं था। अब यूक्रेन का ये कहना है, या दुनिया को यूक्रेन ये कन्विंस कर रहा है कि हम इस वर्ष पे आ गए हैं कि नाउ हम अभी डिफेंड करते करते इतना साल गुजार लिए, नाउ वी नीड टू बी ऑन द ऑफेंस, या नाउ वी नीड टू अटैक देम। ठीक है, coming on to the next important news. अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्वाड लीडर की मीटिंग होती है। क्वाड मतलब एनीथिंग दैट इज 4, क्वाड्रिलेटरल बचपन में पढ़ते थे। तो 4 कंट्रीज साथ में मिलके क्वाड एक ग्रुप बनाया है जिसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएसए। ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए आर द मेंबर्स ऑफ क्वाड। दे आर सेट टू मीट ऑन September 21st। तो यहाँ क्या बात हो रही है, न्यू दिल्ली विल मिस इट्स टर्न टू होस्ट द क्वाड समिट। न्यू दिल्ली होस्ट करने वाली थी, बेसिकली इंडिया करने वाली थी इन इंडिया दिस ईयर, ऐसा सोर्सेस का कहना है। एज लीडर्स ऑफ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया विल मीट इन द यूएस में मिलने वाले हैं फाइनली, इंस्टेड एट अ स्पेशल समिट अहेड ऑफ यूएन मीटिंग्स लेटर दिस मंथ। यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग होगी तो ये 4 पहले ही डिस्कस करके जाएंगे कि भैया क्या क्या बातें उठानी है, किन किन चीजों पे अग्री करेंगे, किस पे डिसअग्री करेंगे, ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, according to the sources, Ministry of External Affairs officials have confirmed participation in the summit. इंडिया भी बेसिकली पार्टिसिपेट करेगी। आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भाई ये क्वाड समिट इस बार कहां पर हो रही है, तो यूएस, इंडिया में होने वाली थी लेकिन यूएस में होने वाली है। और एजेंडा क्या है, ऑफिशियल्स का ये कहना है कि दे हैव बीन प्रिपेयरिंग द एजेंडा फॉर क्वाड समिट विच वाज डिस्कस्ड ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द 4 फॉरेन मिनिस्टर्स, जो जापान में हुई थी जुलाई 29 को। तो फॉरेन मिनिस्टर्स हर कंट्री के ऑलरेडी मिल चुके हैं, वहां एजेंडा भी डिस्कस किया था। और इस एजेंडा में क्या क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, critical and emerging technologies, cyber security, humanitarian assistance, disaster relief, health security, climate change, counter terrorism, infrastructure, connectivity and addressing the debt crisis जो कि चल रहा है through sustainable, transparent and fair lending and financing practices. All these things are on the agenda. Already ये एजेंडा डिसाइड कर चुके हैं सारे फॉरेन मिनिस्टर्स। अब फाइनली जब लीडर्स मिलेंगे इन एजेंडा के ऊपर कंक्लूजन्स और डिसीजंस लिए जाएंगे। ओके अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, 9th को क्या क्या हुआ है ये डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला 8th का न्यूज़पेपर अभी मिसिंग है, डाउनलोडेबल नहीं है वो, तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन व्हेन इट बिकम्स अवेलेबल। ठीक है, अच्छा, बिरेन कॉल्स फॉर टारगेटेड मूव ऑन मिलिटेंट कैंप। यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर की। मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, वो गवर्नर से मिले मिस्टर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य राजभवन में, और वहां पे बातचीत हुई है।
कि ऑन संडे फॉर द सेकेंड टाइम इन लेस देन 24 आवर्स, एंड उन्होंने डिमांड किया है कि भैया टारगेटेड एक्शन लेने की जरूरत है सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस का। किन के अगेंस्ट? जो भी मिलिटेंट कैंप्स हिल्स में बनाए गए हैं उनके अगेंस्ट। ठीक है, मिस्टर सिंह को ये पता चला है, हमको ये पता चला है बेसिकली कि मिस्टर सिंह ने जो है उन्होंने गवर्नर को बोला है कि ये जो करंट क्राइसिस है इसको सितंबर 1 तक, बाय द सितंबर, जो कि बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के निकल के आई है, सितंबर 1 को जो ड्रोन अटैक हुआ था इन इम्फाल वेस्ट, इस पे बाकायदा प्रोफेशनल अप्रोच लेने की अब जरूरत है कि सबसे पहले तो मिलिटेंट कैंप्स जो बना रखे हैं उनको एलिमिनेट किया जाए, उनको जड़ से हटाया जाए, एंड दैट मोर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स नीड टू बी रोप्ड इन ऑन द सोर्सेस। बेसिकली उनका ये कहना है कि अब हमारे बस की नहीं है ये, हम खुद अपनी रिसोर्सेस को यूज करके इस चीज से डील नहीं कर सकते, सो नाउ सेंटर नीड्स टू इंटरवीन और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस चीज को सॉर्ट करना है। अच्छा, accompanied by several ministers of the National Democratic NDA, MLAs and Chief Minister, उन्होंने क्लोज डोर मीटिंग की, बेसिकली हश हश मीटिंग की, एंड हैंडेड ओवर अ मेमोरेंडम हुज कंटेंट हैज नॉट बीन मेड पब्लिक। उनका ये कहना है कि भैया अब स्टेट की इतनी खराब हालत हो चुकी है कि यूनिटी दिखाने की जरूरत है, एक साथ सेंटर और स्टेट को मिलकर काम करने की जरूरत है। ओके अच्छा, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि देखो यूक्रेन हर कंट्री को अप्रोच कर रहा है क्योंकि अब हालत एकदम ही खराब हो चुकी है, तो यूक्रेन का अगेन आया है कि इट होप्स दैट इंडिया विल रिव्यू इट्स डिसीजन ऑन जॉइनिंग द स्विस पीस प्रोसेस। यहां पे बोला जा रहा है कि जैसे यूनियन गवर्नमेंट लुक्स एट अ पॉसिबल रोल फॉर इंडिया इन एंडिंग द रशिया यूक्रेन वॉर, वहां पे यूक्रेन का ये कहना है कि यूक्रेन इज वेरी ईगर कि भाई न्यू दिल्ली साइन करे द स्विस पीस समिट डॉक्यूमेंट, जहां पे बात चल रही है कि रशिया यूक्रेन वॉर को एंड किया जाएगा। तो यूक्रेन इज वेरी डेस्परेट एक तरीके से कि इंडिया साइन करे, क्योंकि इंडिया हमेशा से काफी हद तक रशिया को सपोर्ट करता है, बिकॉज वाइस वर्सा रशिया भी हमको बहुत सारी चीजों में सपोर्ट करता है। आफ्टर द समिट इन जून, इंडिया हैज इशूड अ स्टेटमेंट dissociating itself from its outcome as it did not involve Russia and Ukraine. स्पीकिंग टू द हिंदू, यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के लिए, ओलेक्जेंडर पोलिशक उनका नाम है, उनका ये कहना है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने प्रपोज किया था रेट्रोस्पेक्टिव मूव बाय इंडिया टू ज्वाइन द पीस प्रोसेस, कि भाई कोई बात नहीं, पहले पीस प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आप अब ज्वाइन कर लो, ये उन्होंने सजेस्ट किया था इंडिया को, एंड दे आर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडिया ज्वाइनिंग दिस पीस मीट पीस समिट। ठीक है, सो भाई लोग पिछले 3 दिन का, अगेन 4 दिन नहीं है, 3 दिन की इंपॉर्टेंट खबरों में दिस इज ऑल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच ऑल हैव हैपेंड। स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं हो रही हैं, बट स्पोर्ट्स भी पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, बिल्कुल भी मुझे पता है काफी लोगों को बोरिंग लगता होगा, लेकिन स्पोर्ट्स मिस आउट ना करें, उससे क्वेश्चन 1 से 2 इनफैक्ट ज्यादा भी आना वेरी हाई पॉसिबिलिटी होती है, खास तौर पर अब जब ओलंपिक्स हुए हैं तो। ठीक है, सो आई विल सी यू गाइस अगेन ऑन द अपकमिंग फ्राइडे को हम डिस्कस करेंगे ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को क्या क्या हुआ है on the basis of analyzing our very own newspaper द हिंदू। अब द हिंदू हम क्लास में डिस्कस करते हैं, तो आपको अलग से जाकर खुद द हिंदू पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा, उससे बेटर कुछ नहीं होगा, लेकिन जरूरत नहीं है अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप कोई दूसरा न्यूज़पेपर भी खुद से पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी न्यूज़पेपर ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप सेल्फ रीड करते हैं तो एक अलग ही डेवलपमेंट आपको दिखाई देता है अपने नॉलेज में भी और अपनी वोकैबुलरी में भी, तो खुद से रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट द हिंदू यहां हम सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो आई विल सी यू गाइस अगेन ऑन द अपकमिंग फ्राइडे। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज सेशन। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।